हाँ, तो अब हम लोग इस लेक्चर में, नए लेक्चर में, जो कि डिफेक्ट से ही रिलेटेड है, पिछला लेक्चर नंबर 20 में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड देखे थे और डिफेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट डिफेक्ट देखे थे फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, जो इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। और फर्दर और भी डिफेक्ट्स हैं, इन डिफेक्ट्स को का स्टडी अब कीजिए आप। ये अगला डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब आपको पता है? जी हाँ, वही इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि, अशुद्ध चीज़ यानी दूसरा कोई चीज़ है कोई और उसमें डाल दिया कुछ और। जैसे 100 घोड़े हैं और उसमें एक गधा को घुसा दिया, तो ये हो गया इम्प्योरिटी इन घोड़ा। घोड़ा के अंदर इम्प्योरिटी हो गया, उसमें एक गधा घुस गया। ठीक है, 100 लड़कियां क्लास में पढ़ रही हैं और उसके बीच जो है अचानक एक बिल्ली घुस गई और वो भी पढ़ने लगी, तो ये बिल्ली हो गई इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी हो गया कि कोई सामान कोई बना हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत कोई दूसरा सामान घुस जाए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी में थोड़ा सा। जैसे आप देखोगे इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड के केस में the impurities are introduced by adding impurity of ions। impurity को क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस मतलब डाला जाएगा, ऐड किया जाएगा अलग से। ठीक है, तो जो है क्या होगा उसमें, तो इफ़ impurity आयन आर इन ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर impurity का आयन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ओरिजिनल के तुलना में, तो फ्रॉम दैट ऑफ द होस्ट आयन वैकेंसीज आर क्रिएटेड, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि NaCl क्रिस्टलाइज कर रहा है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज कर रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, क्रिस्टल बन के सॉलिडिफाई हो रहा है। जैसे ही सॉलिडिफाई होने लगेगा उसी समय आप थोड़ा डाल दीजिए उसमें, क्या कोई दूसरा चीज़, जैसे SrCl2 डाल दीजिए। NaCl क्रिस्टलाइज कर रहा है, उसमें आप थोड़ा सा SrCl2 डाल दीजिए। तो SrCl2 डाल दीजिएगा तो Na प्लस के जगह Sr+2 उसका जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। Sr+2 क्या करेगा? उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे आप देख रहे हैं, रेड से Na+, ग्रीन से Cl-, फिर Na+, Cl-, आप इसमें Sr+2 डाल दिए, यहाँ Cl-, यहाँ Na+ होना चाहिए था, उस Na+ के जगह Sr+2 आ गया। तो चार्ज तो इस पर Sr पर तो +2 चार्ज है, तो ये चार्ज के बैलेंस को तो डिस्टर्ब कर देगा, चार्ज के संतुलन को तो बिगाड़ देगा, इसलिए कि Na पर +1 ही चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, तो चार्ज बैलेंस बिगड़ जाएगा। 2 चार्ज है अगर सब जगह ऑक्यूपाइड रहेगा तो ये Na+ के 2 आयन रहेंगे, तब उसके चार्ज के बराबर है Sr+2 पर चार्ज। Sr पर +2 चार्ज है, यानी सोडियम के 2 आयन के चार्ज के बराबर है। तो 2 आयन के चार्ज के बराबर है तो क्या करेगा? तो एक के जगह पे तो यहाँ तो Na+ होना चाहिए था, यहाँ Na+ होना चाहिए था, तो उस प्लस के जगह तो ये 1 हो गया। 1 प्लस अब अभी बढ़ा है, तो 1 प्लस जो बड़ा है तो जहाँ Na+ होना चाहिए वहाँ से एक जगह खाली रहेगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ Na+, Cl-, यहाँ Na+ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस जगह पर Na+ खाली है, यहाँ जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है। कुल पॉजिटिव चार्ज और कुल नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। +2 चार्ज था, +1 तो एक के जगह पे आने के चलते बैलेंस हो गया, एक और +1 बैलेंस करने के लिए एक और Na+ को अपने जगह से डिस्प्लेस होना होगा, अपने जगह पर नहीं आना होगा, यानी वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट करना होगा, यानी इस तरह से वैकेंसीज आर क्रिएटेड, इस तरह वैकेंसी क्रिएट होगा। लेकिन शर्त है, अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सामान डालते हैं तब, अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सामान डालते हैं तब। जैसे सब अरेंज किया है +1 वाला, सारा अरेंज किसका किया है? +1 वाला अरेंज किया है।
इसमें +2 वाला आप लगा दिए, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तभी वैकेंसी जो है एराइज करेगी, वैकेंसी पैदा होगी। तो वैकेंसी कब पैदा होगी? जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट रहेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका +2 है, तो +2 को 2 मैनेज करने के लिए एक जगह खाली हो जाएगा, जिससे वैकेंसी डिफेक्ट आ जाएगा, और इसी को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और उसके जगह पर जहाँ Na+ होना चाहिए वहाँ Sr+2 है। इस तरह ये अरेंज होता है। हाँ, चूँकि वैकेंसी डेवलप कर गई, और आप फ्रैंकेल और ये स्कॉटकी डिफेक्ट में देखे थे कि स्कॉटकी डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, और वैकेंसी क्रिएट हो जाने के चलते वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लगता है, क्योंकि वैकेंसी अंदर में फिर मूव करेगा, और मूव करने के चलते इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चालू कर देता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी चालू हो जाएगा। इसी का ये जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ किया गया है। मोल्टेन NaCl, पिघला हुआ NaCl कंटेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2, थोड़ा सा SrCl2 उसमें डाल दिया गया है। और जब वो क्रिस्टलाइज करेगा, क्रिस्टलाइज मतलब जब वो सॉलिड बनेगा, जब वो सॉलिडिफाई करेगा, ठीक है, सम ऑफ द साइट्स ऑफ Na+ के कुछ साइट्स जो हैं आयंस आर ऑक्यूपाइड बाई Sr+2, Na+ के कुछ जगह Sr+2 द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। ईच Sr+2 रिप्लेसेस 2 Na+ आयन, एक Sr+2 2 Na+ आयन को रिप्लेस करेगा, जिसमें एक के जगह पे तो खुद आ जाएगा, लेकिन दूसरा जगह खाली छूट जाएगा। इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 आयन एंड द अदर साइट रिमेन्स वैकेंट, दूसरा साइट खाली हो रह जाएगा। इस तरह द कैटाइनिक वैकेंसी पैदा होगा। जहाँ प्लस होना चाहिए वहाँ वैकेंसी होगा, माइनस वाले जगह पर वैकेंसी नहीं होगा। वैकेंसी कहाँ पे होगा? वैकेंसी वहाँ होगा जहाँ किसको होना चाहिए? प्लस को होना चाहिए, उस जगह पर वैकेंसी हो जाएगी, तो उस जगह पर वैकेंसी हो गई। ठीक, इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ Sr+2 आयंस। अनदर दूसरा एग्जाम्पल है AgCl, जब क्रिस्टलाइज कर रहा है तो उसमें CdCl2 डाल दीजिए, CdCl2 डाल दीजिए AgCl में, तो ये भी जो डिफेक्ट पैदा होगा, ये भी डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। जब कोई सॉलिड क्रिस्टलाइज करने लगे तो कोई दूसरा सबस्टांस उस समय डाल दीजिए मोल्टेन स्टेट में, तो क्रिस्टलाइज करते समय उसके जगह पर जाके जहाँ कोई और होना चाहिए वहाँ जाके इम्प्योरिटी एडजस्ट हो जाएगा, और इस तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट एराइज कर जाता है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा करने के लिए ये काम हम लोग करते हैं। लिख लिए। देखिए अब नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं, हम लोग स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट समाप्त कर लिए। स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट में स्टैच्योमेट्री जो है सेम रहेगी, स्टैच्योमेट्री में कहीं गड़बड़ी नहीं आएगी, स्टैच्योमेट्री जस के तस रहेगी, यानी फार्मूला जस के तस रहेगा। उसी में वैकेंसी डेवलप कर जाती है, इधर उधर अरेंजमेंट डिफ़र कर जाता है, लेकिन स्टैच्योमेट्री चेंज नहीं करती है। अब जो हम लोग डिफेक्ट देखने जा रहे हैं, इसमें स्टैच्योमेट्री चेंज कर जाएगी। स्टैच्योमेट्री का मतलब उसका फार्मूला चेंज करेगा। जैसे कि केटायन और एनायन का रेशियो, जैसे कि Al2O3, इसमें एल्युमिनियम केटायन है Al+3 और ऑक्सीजन -2 एनायन है। तो एल्युमिनियम और जो है ऑक्सीजन का जो है रेशियो डिफरेंट होगा ना, एल्युमिनियम का नंबर 2 होगा तो ऑक्सीजन का नंबर 3 होगा। इसी स्टैच्योमेट्रिक रेशियो में ये दोनों रहेंगे स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट में। लेकिन यहाँ नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो होगा, इसका केटायन और एनायन का रेशियो जो केमिकल फार्मूला में अनुपात बताया जाता है उससे डिफ़र कर जाएगा। देखिए यहाँ लिखे भी हैं हम
the defect arises due to the difference in ratio of cation and anion than that indicated in ideal chemical formula। आइडियल केमिकल फार्मूला में इंडिकेट किया गया है कि 2:3 के रेशियो में होना चाहिए इनका नंबर, उससे इनका रेशियो चेंज कर जाएगा। नोन एज नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इट विल बी ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ जो है इनका नंबर जो है चेंज कर जाएगा, स्टैचियोमेट्री चेंज कर जाएगी, इनका रेशियो चेंज कर जाएगा केटाइन और एनाइन का नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो इस तरह जहाँ रेशियो चेंज कर जाए तो समझ लीजिएगा कि वो डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर 2 तरह की होती है, और वो 2 टाइप क्या है भैया, उस 2 है, एक है, पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें मेटल एक्सेस हो जाता है, मेटल यानी कि जैसे एल्युमिनियम एक्सेस हो जाए, ठीक है, एल्युमिनियम का क्वांटिटी क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, 2:3 के रेशियो में इसको होना चाहिए। आप जान रहे हो कि इसको 2:3 के रेशियो में ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें मेटल एक्सेस हो जाएगा, यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 2.1:3 हो जाएगा रेशियो, 2.1:3 के रेशियो में हो जाएगा, 2.2:3 के रेशियो में हो जाएगा। तो इसमें मेटल एक्सेस हो जाएगा, एल्युमिनियम का नंबर एक्सेस हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, उसमें मेटल यानी एल्युमिनियम का नंबर कम हो जाएगा, यानी जो होना चाहिए उसको, उसके क्वांटिटी से उसका क्वांटिटी जब एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेस डिफेक्ट, और कम हो जाएगा तो डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसे एल्युमिनियम का नंबर 2 है तब तो नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और 2 से कम हो गया तो यानी 1.9 हो गया, 1.8 हो गया तो नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है आपको 2 तरह का फर्दर देखने को मिलेगा। पहला जिसमें टाइप है एनाइनिक बाई एनाइनिक वैकेंसीज और एफ सेंटर। एफ सेंटर एनाइन को वैकेंट कर दिया जाएगा अंदर से एक, जैसे कि मेटल एक्सेस होगा, मेटल जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एनाइन का तो कमी हो जाएगा, एनाइन जगह छोड़ के भाग जाएगा, वैकेंसी डेवलप करा देगा, एनाइन की वैकेंसी हो जाएगी। जब मेटल एक्सेस होगा तो एनाइन खोजेगा, तो एनाइन को अंदर से खींच लेगा, अंदर कहीं एनाइन जो है अपने अरेंजमेंट में है तो भीतर का एनाइन को खींच लेगा, और भीतर में वहाँ जहाँ एनाइन को, निगेटिव आयन को, जब मेटल बढ़ा तो मेटल जो बढ़ेगा वो हर मेटल को एक एनाइन चाहिए ना, हर मेटल को अपने हिसाब से जो है निगेटिव आयन चाहिए। मेटल केटाइन होता है और केटाइन को एक निगेटिव आयन चाहिए। अब निगेटिव आयन कहाँ से आएगा भैया, एक्सेस हो गया वो तो निगेटिव आयन उसी में से लेगा, तो उसी में से लेगा तो खींच लेगा तो कहीं भीतर में जगह खाली छूट जाएगा, उसी को एनाइनिक वैकेंसी कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम एफ सेंटर है। और उसके चलते उसमें कलर आ जाता है, उसमें रंग आ जाता है। जैसे अल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl या KCl को इस तरह का जो है डिफेक्ट शो करते हैं। क्या किया जाता है इसमें, मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, उसको NaCl का क्रिस्टल ले लिए और उसको सोडियम के वेपर में एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे। सोडियम का एटमॉस्फेयर ले लिए, सोडियम चारों ओर से रहेगा, उसी में NaCl को रख के हीट जब करेंगे, ठीक है, वेपर में, तो सोडियम आइटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सतह ऑफ क्रिस्टल। NaCl ले लिए, NaCl लेकर और एक ऐसे बर्तन में डाल दिए जिसमें सोडियम भरा हुआ है, सोडियम का वेपर, सोडियम का भाप भरा हुआ है, और उसी में जब गर्म करेंगे तो NaCl के ऊपर वाले परत पर, ऊपर वाले सतह पर सोडियम जमा हो जाता है, ऊपर वाली परत पे सोडियम जमा हो जाएगा, और यही जमा सोडियम जो है एक्सेस बनाएगा, मेटल को एक्सेस करेगा, ज़्यादा करेगा,
और जिसके चलते एनायनिक वैकेंसी डेवलप होगी, अंदर से एनायन बाहर आ जाएगा और मेटल से मिलने के लिए, इलू इलू करने के लिए, और तब जो है एनायनिक वैकेंसी पैदा हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब आप NaCl के क्रिस्टल को, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम के वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो सोडियम उसके बाहर वाले सतह पर, सरफेस पर अटैच हो जाता है, जमा हो जाता है। जैसे आप ये ले लिए, यही है NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। इसको आप किसी बड़े बर्तन में लेकर, जिसमें सोडियम का वेपर हो, सोडियम वेपर हो, और सोडियम वेपर में भाप के फॉर्म में है बाबू, वेपर में, सोडियम वेपर में इसको हीट किए। क्या किए आप? हीट किए। तो जब आप सोडियम वेपर के प्रेजेंस में जब आप इस NaCl को हीट करोगे तो यहाँ इसके सतह पर सोडियम जमा हो जाएगा। इसकी सतह पर क्या जमा हो जाएगा? सोडियम जमा हो जाएगा, सोडियम जमा हो जाएगा, ठीक है। अब जो सोडियम जमा होगा, और आपको पता है कि NaCl का अरेंजमेंट कैसे होगा। NaCl Na+Cl-, Na+Cl- क्रिस्टल के फॉर्म में अरेंज रहेगा। आप जानते हो कि NaCl का अरेंजमेंट कैसा होगा। Na+Cl-, फिर यहाँ Cl-, Na+, इस तरह अरेंज रहेगा ना, Cl-, Na+, इस तरह से जो है पूरा अरेंजमेंट भैया रहेगा क्रिस्टल में। और सतह पर आके जमा हो गया क्या? सोडियम, ठीक। तो अब अंदर का जो एक क्लोरीन माइनस है, निगेटिव, Cl- निगेटिव, जैसे यहाँ Cl- निगेटिव है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अंदर जो Cl- है, the Cl- ion diffused to this surface, किसके चलते? सरफेस तक डिफ्यूज कर गया। Cl- सतह पर डिफ्यूज कर गया। क्यों? क्योंकि सतह पर ऑलरेडी जमा था कौन? सोडियम। और वही सोडियम सतह पर जमा होके और क्लोरीन माइनस पुकार रहा है। सोडियम क्लोरीन के नाम का माला जप रहा है, क्लोरीन माइनस आ जा, नदिया किनारे आ जा, नदिया किनारे आ जा, नदिया किनारे आ जा। किनारे मतलब सतह पे आ जा। तो Cl- को सोडियम Na+ बुला रहा है। जैसे ही Cl- अंदर से जो है शिफ्ट होके सतह पर जाएगा, जैसे ही Cl- डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विथ सोडियम एटम, सोडियम एटम से कंबाइन करेगा, तो सोडियम एटम से कंबाइन करेगा तो सोडियम को Na+ होना पड़ेगा ना Cl- से सटने के लिए। Cl- से सटने के लिए Na को क्या होना होगा? प्लस। तो प्लस होने के लिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। किसको? सोडियम को। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब Na+ बनेगा और तब जाके Cl- से अटैच हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देगा, Na+ बन जाएगा और Cl- से अटैच हो जाएगा। ध्यान से फिर से सुनिए। तो अंदर यहाँ Cl- रहना चाहिए, ये Cl- चला गया सतह पर और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और प्लस बन के Cl- से अटैच होकर सतह पर यहीं रह गया। और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम Na जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन
बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na+ आयन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो लूज किया सोडियम एटम, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक साइट। जो सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, छोड़ा, दिया, निकाला, ओ इलेक्ट्रॉन जो निकाला गया किसके द्वारा, Na के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाएगा वहाँ से धीरे 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 अंदर, और अंदर उस जगह पर जाएगा जिस जगह पर से माइनस निकल गया है, Cl- जो है वहाँ से निकल गया, वैकेंट जगह हो गया है, Cl- यहाँ से गायब हो गया था। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा वही इलेक्ट्रॉन धीरे 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 डिफ्यूज कर गया, और अंदर जहाँ से Cl- चला गया था सतह पर, सरफेस पर, उसी जगह पर चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस जगह पर जब इलेक्ट्रॉन चला गया, उसी जगह का नाम है जहाँ से Cl- हट गया और रिप्लेस हो गया कौन, इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, उस जगह का नाम है F सेंटर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उस जगह का नाम क्या है, F सेंटर। एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम। इस तरह क्रिस्टल में एक सोडियम एक्सेस हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड F सेंटर। जो एनायनिक साइट, अंदर में एनायनिक वैकेंसी है, निगेटिव आयन की वैकेंसी है, निगेटिव आयन का जो खाली जगह है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। उसी जगह का नाम है F सेंटर। और F शब्द का जन्म हुआ जर्मन वर्ड फार्बेनजेंटर से। ये जर्मन वर्ड फार्बेनजेंटर से जन्म हुआ, और फार्बेनजेंटर का मतलब होता है, फार्बेनजेंटर का मतलब होता है फॉर कलर सेंटर। कौन सा सेंटर, कलर सेंटर, यानी रंगीन सेंटर। क्यों भाई रंगीन, ठीक है, क्यों कुछ मार लिया है क्या कि रंगीन हो गया, बिना मारे तो रंगीन होती नहीं है दुनिया। आखिर ये रंगीन हुआ कैसे, दुनिया तो तभी बसंती नज़र आती है जब एक पैक भीतर जाती है, ठीक है। तो ये रंगीन सेंटर का क्या मतलब है, कलर सेंटर का क्या मतलब है। तो अंदर में जाओ एनायनिक वैकेंसी हुई थी, और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन चला गया था उसके चलते जो है ना ये क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, हाँ, रंगीन मिजाज का बन जाता है, और इसीलिए उसका नाम है F सेंटर, फार्बेनजेंटर और कलर सेंटर। कह सकते हैं F सेंटर को कलर सेंटर, वो रंगीन बना देता है, वो जो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गया है ना वो इसे रंगीन बना देता है, ठीक है। और एक्चुअली दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl के क्रिस्टल को ये देता है कौन सा कलर, किस तरह का रंग देता है NaCl के क्रिस्टल को, येलो कलर देता है। आप स्पेक्ट्रम में पढ़े भी हैं, आप स्पेक्ट्रम में पढ़े हुए हैं कि सोडियम एटम से निकलने वाला कलर कैसा होता है, येलो होता है। सोडियम जो है एक्साइटेड स्टेट में, सोडियम वेपर का लैंप देखे होंगे, सोडियम वेपर लैंप देखिएगा येलो कलर का लाइट निकालता है। तो सोडियम येलो कलर का लाइट निकालने के चलते ही यहाँ इस पूरे क्रिस्टल को कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। इस तरह ये येलो कलर का हो जाता है। उसी तरह दूसरे दूसरे जो हैं क्रिस्टल को अलग अलग जगह पर गर्म कीजिएगा, अलग अलग एटमॉस्फेयर में, तो अलग अलग कलर देंगे, और लोग दूसरे दूसरे कलर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे। जैसे द कलर रिजल्ट्स बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये कलर क्यों आता है, ये कलर क्यों आता है, द कलर रिजल्ट्स बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। जब ये विजिबल लाइट, जैसे लाइट में रखे तो जो विजिबल लाइट है उसके, विजिबल लाइट को ये क्या कर लेते हैं, पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ठीक है। और इसके चलते ये एक्साइटेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड होने के बाद फिर जब डी एक्साइटेशन होता है तो एक लाइट निकालता है और उस लाइट का कलर होता है। बोर्स थ्योरी में आप स्पेक्ट्रम पढ़े थे। तो इस तरह से एक कलर देता है ड्यू टू, जैसे सनलाइट में रखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड हो जाने के चलते इसमें से एक एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी का एक कलर होता है, एक रंग होता है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स द LiCl क्रिस्टल पिंक। अगर लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर आप क्या करते हैं, उसी तरह एक्सेस ऑफ लिथियम में हीट करते हैं, गर्म करते हैं और तब उसको छोड़ देते हैं, तो इसमें भी वैसे ही एफ सेंटर बनेगा और एफ सेंटर के चलते, लेकिन इसका कलर वो नहीं होगा जो सोडियम का हुआ था। सोडियम का कलर तो येलो हुआ था, इसका कलर येलो नहीं होगा, इसका कलर कैसा होगा, पिंक। तो लिथियम क्लोराइड का कलर पिंक होगा। उसी तरह पोटासियम के Cl को जब पोटासियम के एक्सेस में गर्म कीजिएगा तो ये भी एफ सेंटर बनाएगा, लेकिन इसका कलर अलग होगा। इसका कलर कैसा होगा, वायलेट कलर होगा, जिसको लिलाक भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये कलर भी देखने को मिलेगा इसके केस में। हाँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए ये बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइड। ये भी जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इस डिफेक्ट को हम लोग जिंक ऑक्साइड से ये डिफेक्ट पैदा होता है। किससे, जिंक ऑक्साइड में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें भी मेटल बढ़ जाता है। तो मेटल कैसे बढ़ता है, तो एक्चुअली मेटल ZnO को, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, इसका कलर वाइट होता है। जिंक ऑक्साइड का कलर जो है कैसा होता है, वाइट कलर का देखने में लगता है जिंक ऑक्साइड। लेकिन जब इसको गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो। जब इसको हम लोग गर्म कर देंगे तो इसका कलर चेंज कर जाएगा और वो हो जाएगा येलो कलर का हो जाएगा। क्यों येलो कलर का हो जाता है, ये देखना है हम लोगों को। तो येलो कलर का इसलिए हो जाता है कि जब हम लोग इसे हीट करते हैं ZnO को, तो हीट करेंगे तो इसमें जिंक प्लस और O माइनस अरेंज रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है गैस बन के कुछ ऑक्सीजन उड़ जाता है, कुछ ऑक्सीजन गैस बन के उड़ जाता है। तो जब कुछ ऑक्सीजन उड़ गया तो O माइनस से ना, O-2 से ना ऑक्सीजन बनेगा, तो O-2 तो घट गया ना। तो एनायन घट गया तो कैटायन नेचुरली बढ़ गया, कैटायन ज़्यादा है। अब एनायन निकल गया, ऑक्सीजन उड़ गया, तो नेचुरली Zn+2 एक बढ़ गया। अब ये Zn+2 जो एक्स्ट्रा अंदर में रह जाता है, अब वो कहाँ जाए, उसको तो जगह नहीं मिलता है जाने का। अब वो रहे तो कहाँ रहे, हर O-2 के लिए Zn+2 तो है ही। मान लीजिए हर एक दोनों बराबर बराबर था, जिसमें से मान लीजिए 10 O- निकल गया, तो 10 ठो Zn+2 उनका जो अपोजिट वाला है, मान लीजिए 100 ठो पेयर है हस्बैंड वाइफ का, जिसमें से कि 10 वाइफ चली गई, तो जो है हस्बैंड वाइफ के 100 पेयर में से 10 चली गई, तो बच कितने गए अब तो बच गए, हस्बैंड तो 100 रह गए, लेकिन वाइफ तो 90 हो गई। तो जो बाकी जो बिना वाइफ के 10 हस्बैंड हैं वो कहाँ रहेंगे, तो जो बिना O-2 के Zn+2 है वो कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा इस स्ट्रक्चर के इंटरस्टिशियल साइट पे। ये एटम हो गए ऑक्सीजन माइनस। अब भीतर में जो खाली जगह आपको हम कई बार दिखा चुके हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उस वॉइड के जगह पर रहेगा कौन सा चीज़, Zn+2। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड में, इधर वाले वॉइड में Zn+2 रहेगा, ठीक है। एक मिनट,
तो निकल गए। अब जो बचा हुआ Zn+2 है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। इंटरस्टिशियल साइट में जैसे ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ Zn+2 है, यहाँ O-2 है, यहाँ Zn+2 है, यहाँ O-2 है। तो सब जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। तो भैया सबका हर माइनस का प्लस तो अपना अपना ही है, हर एक माइनस का अपना प्लस तो है। तो अब जो एक्स्ट्रा, जैसे हर एक वाइफ का हस्बैंड है 90, 10 वाइफ बाहर चली गई, 90 रह गई वाइफ, तो हस्बैंड तो 100 के 100 हैं, तो 90 वाइफ के तो 90 अपने हस्बैंड ही हैं, 90 वाइफ के 90 हस्बैंड अपने अपने हैं। बचा हुआ जो है बाकी, जो बाकी बचा हुआ है कुछ 10 बचे हुए हस्बैंड हैं, वो कहाँ जाएंगे? बजाएंगे क्या? वो झाल बजाएंगे? तो वो जाएंगे कहाँ? ठीक, तो वो जाएंगे यही इंटरस्टिशियल स्पेस में, यहाँ बीच वाले जगह पर। और यहाँ अगर Zn+2 चला गया तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ चला गया Zn+2 तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ गया Zn+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। यानी एक इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस बता चुके हैं आपको कई बार, खाली जगह को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें ये सब एटम हो गए, ये सब तो अपने अपने, मान लीजिए Zn+2 O-2 Zn+2 है, और ये जो खाली जगह है यहाँ पर, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। देखिए भैया, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो यहाँ मान लीजिए Zn+2 है, तो बगल वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पर क्या रहेगा? उसका इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ Zn+2 रहेगा तो यहाँ उसका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर यहाँ अगर मान लीजिए Zn+2 रहेगा तो बगल वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में उसका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और यही 2 इलेक्ट्रॉन होने के चलते इसका ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, स्मॉल करंट को कंडक्ट करने में सक्षम हो जाता है ये 2 कलर इलेक्ट्रॉन के चलते। और यही 2 इलेक्ट्रॉन के चलते इसका कलर येलो हो जाता है। इसका बाद में कलर कैसा हो जाता है? येलो। ठीक है, टर्न्स येलो। तो आखिर ZnO थोड़ी देर के बाद येलो कलर में टर्न कर जाता है, येलो हो जाता है। तो येलो क्यों हो जाता है? जो 2 इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट्स पर हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में है, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसको कौन सा कलर कर देता है? येलो कलर कर देता है। उसी के चलते इसका कलर येलो हो जाता है। और उसी के चलते लो इंटेंसिटी की करंट को ये कंडक्ट भी करने लगता है, यानी गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है ना? तो इस तरह से ये मेटल एक्सिस कैटायन का एक्स्ट्रा प्रेजेंस वाला कंडीशन हुआ। अब नेक्स्ट डिफेक्ट देखिए, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसमें मेटल की डिफिशियंसी होगी, मेटल की कमी होगी, मेटल कम रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वाला आयन की कमी होगी। ठीक है, पॉजिटिव वाले। लेकिन ऐसा डिफेक्ट, ये डिफेक्ट वेरिएबल वैलेंसी वाले ही एलिमेंट शो करेंगे। जैसे आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, आपको पता है। ठीक है, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, उसी तरह के एलिमेंट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा तरह के जब उसके आयन होंगे तो इसके बीच में उसका कहीं भी पड़ेगा। इस तरह से जैसे कि इसमें मान लीजिए कि एक कैटायन की जगह है, इससे यहाँ से एक कैटायन मिस कर गया, कैटायन मिस कर गया तो मेटल की क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई। ठीक है, और फार्मूला देखिए इधर, फार्मूला में यहाँ क्या है भाई?
तो ये देखिए FeO है। FeO का मेटल डिफिशियंसी के चलते असली फार्मूला इसका Fe.95O है, यानी 1 से यहाँ 1 1 दोनों का है नंबर, यहाँ स्टेचियोमेट्री 1 है, देख रहे हैं ना, आयरन भी 1 ऑक्सीजन भी 1, यहाँ आयरन 1 से कम हो गया, ऑक्सीजन तो 1 रह गया, एनायन 1 रह गया, वही रह गया, लेकिन केटायन का संख्या 1 से क्या हो गया, कम हो गया, यानी मेटल की यहाँ डिफिशियंसी हो गई। इसके अंदर इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए FeO में इसका चार्ज +2 है, तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए Fe+2 जो है मिसिंग होगा, कुछ Fe+2 मिस करेगा, उसके जगह पर Fe+3 रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए कि 15 Fe+2 मिस कर जाएंगे, 15 Fe+2 मिस करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 15 2 जा +30 चार्ज हो जाएगा। अब 15 मिस करेंगे तो उसके जगह पर 10 Fe+3 को फिट कर दिया जाए, कितने Fe+3 को, 10 को, तो 10 3 जा कितना हो जाएगा, चार्ज इसका 3 है तो 10 3 जा कितना होगा, 10 3 जा +30, चार्ज तो बैलेंस कर लिया, 10 Fe+3 को फिट किया, इसमें से 15 Fe+2 गायब हो गए, 15 Fe+2 गायब हो गए और उसके जगह पर 10 Fe+3 सेट कर दिए गए, तो 15 हटा और 10 सेट हुआ तो बचा कितना खाली जगह, 10 जगह क्या बच गया, खाली हो गया। यही है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल की उस 10 जगह 5 जगह पर 15 टोटल खाली हुआ था और 10 जगह उसको ऑक्यूपाई किया, 15 खाली हुआ Fe+2 के चलते और 10 उसमें से कवर हो गया Fe+3 से, तो कितना जगह खाली बच गया, 5 जगह खाली बच गए, 5 जगह खाली बच गया, इसी चलते कहलाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक टाइप है और दिस टाइप इज ऑल्सो नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से डिफेक्ट जो है हम लोग जो है पॉइंट डिफेक्ट ख़त्म कर दिए और लाइन डिफेक्ट आप लोगों के विशेष सिलेबस में है नहीं। लाइन डिफेक्ट क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन में पूरा लाइन में ही डिफेक्ट आ जाए, कोई लाइन ही रिप्लेस हो जाए। जैसे ये अरेंजमेंट है, देख रहे हैं इस तरह से, ये एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये लाइन यहाँ तक गई और यहाँ के बाद नहीं गई, ये लाइन में एटम नहीं है, तो ये लाइन डिफेक्ट आ गया, इसमें एक लाइन में ही पूरा डिफेक्ट आ गया। बाकी सब लाइन ठीक है, कोई एक लाइन में डिफेक्ट आ जाएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट। जैसे अरेंजमेंट है, ये डिफेक्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है आपको एटॉमिक मेटल्स के, जो है सॉलिड मेटल जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, तो सॉलिड मेटल के अरेंजमेंट में ये लाइन डिफेक्ट पूरा का पूरा लाइन ही गड़बड़ होता है, ये देखने को मिलता है। इसको डिसलोकेशन भी कहते हैं। डिसलोकेशन मतलब उसका लोकेशन गड़बड़ा गया, इधर उधर हो गया, तो इसीलिए इसका नाम डिसलोकेशन भी है। लाइन डिफेक्ट जो है दो तरह का होता है, एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन, इस तरह के लाइन डिफेक्ट होते हैं। तो लाइन डिफेक्ट ये हुआ आपका, और पॉइंट डिफेक्ट देखे, इस तरह सॉलिड के अंदर जितने भी डिफेक्ट थे हम लोगों ने डिफेक्ट्स देख लिया। इस तरह से ये क्लास हम लोगों का समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।